हम आज करके इस टॉपिक को क्लोज करेंगे। और चैप्टर नंबर 1 में आप ये समझ लें कि 80% जो चैप्टर है वो इस टॉपिक के क्लोज होने पे हमारा कवर हो जाएगा। पीछे सिर्फ एक लॉन्ग क्वेश्चन रह जाएगा, व्हाट इज फ्लो चार्ट, उसको बनाने के लिए गाइडलाइंस क्या होती हैं और उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो थोड़ा सा रिव्यू करते हैं इसके जो स्टेप्स। मैंने बताया था कि अगर एक कहानी बनाकर कहानी के तरह किस्सा पे बनता कैसे, हम इसे कन्वर्ट कर लें कि ये एक स्टोरी सी है, पहले फिर ये काम करेंगे फिर ये काम, तो ये टॉपिक बड़ा आसान हो जाएगा अगर हम इसे एक स्टोरी समझ के याद करें। इसके जितने भी स्टेप्स हैं सिर्फ अगर उसकी हेडिंग्स हमें आती हो और ये लेक्चर जो मैं अभी सारे रिकॉर्ड करवा रहा हूँ ये अगर हमने सुने हुए और हेडिंग्स हमें आती हैं तो उसमें हम कुछ ना कुछ लिख ही सकते हैं। कुछ तो प्रॉपर डेफिनेशन होती हैं जो प्रॉपर वर्डिंग के अंदर लिखी जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसे मसलन प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में मैंने बताया कि उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको डिस्कस करना है यूजर के साथ, उससे पता करना है उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, फिर जरूरी चीजें ऐड करनी है, गैर जरूरी लेस करनी है। तो इसको अगर एक स्टोरी बना के लिखा जाए, याद किया जाए तो ये टॉपिक बड़ा आसान हो जाएगा। तो इसके स्टेप्स जो हमने पढ़े हैं ऑलरेडी, वो कौन कौन से पढ़ चुके हैं। सबसे पहले नंबर पे प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, सेकंड स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स, थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा था एनालाइज द प्रॉब्लम, फोर्थ डिजाइन एल्गोरिथम, एंड ड्रा फ्लो चार्ट, फिफ्थ कोडिंग, राइट द प्रोग्राम भी इसे कहते हैं, 6 पॉइंट टेस्ट एंड डीबग द प्रोग्राम। स्टेप्स में लेकर आऊं क्योंकि आज हमने इस टॉपिक को क्लोज करना है तो एक तरतीब से हमारा एक तरह का रिव्यू हो जाएगा, स्टेप कौन से हम पढ़ चुके हैं और किसके बाद कौन सा स्टेप आता है। टेस्ट एंड डीबग द प्रोग्राम के बाद 7वें नंबर पे हमने पढ़ा था इंप्लीमेंट द प्रोग्राम। आज के हमारे जो दो लास्ट पॉइंट है वो 8th नंबर पे मेंटेन एंड अपडेट द प्रोग्राम, और 9th पे डॉक्यूमेंटेशन। अब आइडेंटिफिकेशन में क्या पढ़ा था, मेन जो बात थी वो ये थी कि प्रॉब्लम को गौर से पढ़ना है और उसमें से देखना है कि जो जरूरी बातें हैं वो हमने ऐड कर लेनी है, जो गैर जरूरी चीजें हैं उन्हें हमने स्किप कर देना है। कि उसका एक मेन जो एक पॉइंट था प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स, कि यूजर की जो रिक्वायरमेंट्स है उन पे फोकस करना है। फिर कुछ यूजर ऐसे होते हैं जो कंप्लीट अपनी रिक्वायरमेंट्स बता नहीं सकते, तो प्रोग्रामर की जिम्मेदारी है कि वो उन्हें गाइड करे, उन्हें बताए कि इस तरह से अगर आप ये ऑप्शन ऐसे ऐड करें तो फिर भी आपका प्रोग्राम इफेक्टिवली बन सकता है। एनालाइज द प्रॉब्लम में मेन पॉइंट हमने पढ़ा था टॉप डाउन मॉडल के, बड़े से प्रॉब्लम को अगर हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके हम हल करेंगे तो प्रॉब्लम का सलूशन हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। एल्गोरिथम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है जिसमें किसी भी प्रॉब्लम का जो
सोल्यूशन है उसका सोल्यूशन स्टेप फॉर्म में लिखा जाता है, वो एल्गोरिथम कहलाता है। फिर इन स्टेप्स को एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दी जाती है, पिक्टोरियल तस्वीरी शक्ल दी जाती है, जिसमें हर चीज इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग अपने अपने स्पेसिफिक सिंबल के अंदर लिखी जाती है। वो फ्लो चार्ट में लाएगा। कोडिंग किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स के मुताबिक जो हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो कोडिंग कहलाती है। टेस्ट एंड डीबग द प्रोग्राम। टेस्टिंग, कोडिंग करने के बाद हमने चेक करना है कि जिस तरह की रिक्वायरमेंट्स थी यूजर की, क्या ये प्रोग्राम रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक बन गया या नहीं बना। फिर इसके दौरान अगर हमसे कोई एरर्स हुए, इन तरह के हमने बग्स पढ़े थे, सिंटैक्स एरर, रन टाइम और लॉजिकल, इनमें से जो भी एरर है वो डिटेक्ट और रिमूव किया जाता है। इंप्लीमेंटेशन, जब टेस्टिंग बिल्कुल 110% कंप्लीट हो जाए तो फिर इंप्लीमेंटेशन होती है, जाकर इंस्टॉल करना और यूजर को गाइड करना कि इस प्रोग्राम को ऑपरेट कैसे करना है, ये इंप्लीमेंट द प्रोग्राम में आएगा। मेंटेन एंड अपडेट द प्रोग्राम। अब ये अपडेशन क्या है? आप तमाम स्टूडेंट्स आजकल ये जितने भी यंग जनरेशन है, तकरीबन 99.9% लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं, उसमें आप मुख्तलिफ ऐप्स यूज करते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, टिकटॉक वगैरह वगैरह बहुत सारी ऐप्स हैं। तो आए दिन हर 8-10 दिन के बाद हमें एक नोटिफिकेशन सा मिलता है कि आप इस ऐप को अपडेट कर लें, अपडेट कर लें। इसका क्या मतलब है? उस ऐप में कोई नई सेटिंग्स आई है, आप वो सेटिंग्स इसमें नई ऐड कर लें। तो वो नई सेटिंग्स क्या होंगी? कोई एक दो नए ऑप्शन डाल दिए होंगे, कोई सिक्योरिटी फीचर डाल दिया होगा। तो अपडेट का मतलब है जो प्रोग्राम हम बना चुके हैं वो फुल एंड फाइनल नहीं है। अब सर सफीर ने कहा सिर्फ शुरू में अटेंडेंस का कि बच्चा अगर 8:30 तक अटेंडेंस नहीं लगाता तो वो इसमें शामिल करें, उसके घर में ऑटोमेटिक मैसेज चला जाए। तो सिर्फ ये नहीं कि वो सिर्फ अटेंडेंस तक ही लिमिटेड रह गया, बल्कि बाद में अगर वो कहते हैं कि इसमें फी का भी ऐड करेंगे, हर महीने की जो डेट है 10 तारीख तक अगर बच्चे की फी जमा नहीं होती तो उसके भी घर पेरेंट्स को कॉल चली जाए या मैसेज चला जाए कि आपके बच्चे की फी जमा नहीं हुई। तो ये जो नई चीजें, नए ऑप्शन बीच में ऐड किए जाएंगे, इसको कहा जाता है हमने प्रोग्राम को अपडेट कर दिया, उसमें तब्दीली कर दी। तो अब अपडेट प्रोग्राम के अंदर जो माइनर सी चेंजेस होती हैं, जो माइनर सी इंप्रूवमेंट्स होती हैं, फॉर एग्जांपल किसी मेडिकल स्टोर वाले ने प्रोग्राम बनवाया हुआ है, उसमें कुछ सिर्फ इनकम एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड आ रहा है, आज इनकम कितनी हुई, सेल कितनी हुई, आज हमने एक्सपेंसेस कितने किए, सिर्फ ये सारा रिकॉर्ड आ रहा है। तो बाद में अगर वो कहता है कि स्टॉक अगर मेरे पास शॉर्ट हो तो जो ही मैं आइटम सेल करता जाऊं, मुझे कंप्यूटर एक मैसेज दे दे कि ये आउट ऑफ स्टॉक चीज होती जा रही है, अभी सिर्फ 5 आइटम रिमेनिंग है, 10 आइटम रिमेनिंग है, तो आप ये मंगवा लें, वो मुझे मैसेज मिल जाए। तो फिर प्रोग्रामर क्या करेगा? ये नहीं कि सिर्फ एक चेंज को करने के लिए हम पूरी की पूरी ऐप को चेंज करेंगे, ऐसा नहीं होगा, बल्कि हम उसी प्रोग्राम जो मौजूदा पहले से बना हुआ है, जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम है, उसमें चेंजिंग करेंगे। चेंजिंग से क्या होगा? वो नया ऑप्शन भी ऐड हो जाएगा। तो यही मेंटेन एंड अपडेशन के अंदर आएगा। सिंपल सा पॉइंट है, अलग से तकरीबन 2-3 लाइन का एक्सप्लेनेशन है, शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, या फिर अगर लॉन्ग में भी इन स्टेप्स की एक्सप्लेनेशन के अंदर आ जाए तो हम 2-3-4 लाइन में से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब ये वाला जो लास्ट पॉइंट है, डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम भी इसे कहते हैं, डॉक्यूमेंटेशन भी इसे कहते हैं, दोनों के नाम डिफरेंट है, बीच में मटेरियल सेम ही है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन क्या है? मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ। जिस तरह लेक्चर हमारे होते हैं,
नोट कर लो अपने पास। तो जितने भी स्टूडेंट्स उसको अपने पास नोट कर लेते हैं, जब एनुअल पेपर आता है तो उनके लिए परेशानी नहीं बनती, क्योंकि वो सारी चीजें उनके पास नोट्स की फॉर्म में नोटबुक के ऊपर मौजूद होती है, तो तैयारी करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। जब एनुअल पेपर्स आएंगे तो तैयारी करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये सारे स्टेप्स तरतीब से लिखने का मेरा मकसद भी आज यही था कि मैं इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकूं, क्योंकि इस पॉइंट में इन हेडिंग्स की हमें हेल्प चाहिए होगी। तो डॉक्यूमेंटेशन क्या है, ये पहले स्टेप से लेकर आखिरी स्टेप तक, पहले स्टेप से लेकर आखिरी स्टेप तक प्रोग्रामर ने जो जो काम किया उसको अपने पास नोट करता गया। फॉर एग्जाम्पल, इसके कोई पेट रूल्स नहीं है डॉक्यूमेंटेशन के हमने फला फला चीज ही ऐड करनी है। जो भी बात प्रोग्रामर को जरूरी लगेगी वो डॉक्यूमेंटेशन में उसे ऐड कर लेगा। किस तरह? अब पहले पॉइंट में प्रोग्रामर ने चेक किया, आइडेंटिफाई किया, उसमें से जो जरूरी बातें थी उनको ऐड कर दिया, जो गैर जरूरी थी उनको स्किप कर दिया। तो डॉक्यूमेंटेशन साथ साथ करता जा रहा है। पहला पॉइंट, जो जरूरी चीजें उनको नोट कर लिया और जो गैर जरूरी है उनको स्किप कर दिया। जरूरी चीजें लिख ली, गैर जरूरी जो स्किप की वो भी लिख ली। सेकंड में यूजर ने जब रिक्वायरमेंट्स दी तो यूजर की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है, मैं बैठा हूँ साथ, यूजर मुझे बता रहा है कि हमने इस प्रोग्राम के अंदर ये चीज ऐड करनी है, इस तरह का ये प्रोग्राम होना चाहिए, वो तमाम बातें नोट करता जा रहा है, अपने पास लिखता जा रहा है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन बनती जा रही है। उसे पता चलेगा कि यूजर ने मुझे ये कहा, मैंने उसे ये सजेशन दी, ये सारी प्लानिंग हमने की, तो नोट कर लिया। फिर प्रॉब्लम को छोटे हिस्सों में डिवाइड कैसे किया, फिर उन हिस्सों को उसने सॉल्व कैसे किया, वो भी नोट कर लिया। सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एल्गोरिथम बनाकर अपने पास महफूज कर लिया। एल्गोरिथम बनाकर अपने पास महफूज कर लिया। एक पेज के ऊपर उसके स्टेप्स लिखे, पहले नंबर पे ये काम, फिर ये काम, फिर ये काम, वो अपने पास सेव कर लिया, महफूज कर लिया। फ्लो चार्ट भी बनाकर अपने पास रख लिया। फिर कोडिंग की, कोडिंग तो कंप्यूटर पे होनी है, कोडिंग किस लैंग्वेज के अंदर की वो सारा अपने पास नोट करता जा रहा है। फिर कोडिंग करने के बाद टेस्टिंग हुई, कौन से एरर्स आए, किस वजह से आए, उनको मैंने डिटेक्ट करने के बाद रिमूव कर दिया। ये भी सारा लिखेगा कि एरर ये वाला आया था, मैंने उसे इस तरह से रिमूव किया। फिर इंप्लीमेंटेशन जब की तो यहाँ पर इंस्टॉलेशन के दौरान किस किस बंदे को कौन कौन सी बातें समझाई गई। अपडेट अगर बाद में करता है तो अपडेशन जो जो की ये तो बाद की बात है, प्रोग्राम जो स्टार्ट में बनेगा, अपडेशन जब की तो वो भी बीच में नोट कर ली। तो ये सारी डॉक्यूमेंटेशन है, पहले स्टेप से लेकर आखिरी इस स्टेप तक जो जो काम करता जा रहा है वो सारा डॉक्यूमेंटेशन के अंदर डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम में अपने पास एक तरह के, जिस तरह मैंने एक मिसाल दी है शुरू में, हम नोट्स बनाते हैं ताकि एंड पे, साल के एंड पे तैयारी करने में हमारे लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाए। तो ये समझ लें एक तरह के नोट्स है। अब होगा क्या? फॉर एग्जाम्पल, जिस प्रोग्रामर से मैंने प्रोग्राम बनवाया वो किसी दूसरी कंट्री में चला गया, या उसकी डेथ हो गई, या कुछ भी हो गया, वो मुझे मिल नहीं रहा, तो मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन तो होगी सारी। तो मैं अगर किसी और प्रोग्रामर को कहता हूँ कि इस प्रोग्राम को अपडेट कर दो, उसके लिए तो पहले अगर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो वो पहले पूरा इसको पढ़ेगा, बार बार चेक करेगा, समझेगा कि ये है क्या, कैसे मैंने
चेंजिंग करनी है तो फिर जाकर बड़ा टाइम वेस्ट होने के बाद वो इस काबिल होगा कि वो उसे अपडेट कर सके, तो ये बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है। तो अगर ये सारी चीजें रिटन फॉर्म में लिखी हुई होंगी, डॉक्यूमेंट ये सारे हमारे पास मौजूद होंगे, तो किसी और बंदे को भी अगर मैं कह देता हूँ उस डॉक्यूमेंटेशन को सिर्फ एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट भी अगर देख लेगा, उसे सारी कहानी की समझ आ जाएगी, वो फौरन उसमें चेंजिंग कर सकता है, उसमें जो भी अपडेशन करनी है वो फौरन उसमें कर सकता है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है, अगर ये नहीं है तो बाद में प्रॉब्लम आ सकते हैं। इसकी एक सिमिलरिटी मैं ये भी देता हूँ कि जिस तरह एक बिल्डिंग हम बनवाते हैं तो बिल्डिंग ऐसे ही नहीं बन जाती, ये बड़े बड़े जो शहरों के अंदर प्लाजे बने हुए हैं ये ऐसे ही नहीं बन गए, इनके पीछे प्रॉपर एक प्लानिंग हुई, फिर जो इंजीनियर है उसने कोई नक्शा बनाया। अब नक्शा भी ऐसे नहीं बन जाता, नक्शा बनाने के कोई प्रॉपर रूल्स होते हैं। नक्शा बना लिया, नक्शा पास हो गया, ये एक्यूरेट बन गया, फिर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है, फिर 5-10 साल के बाद अगर बिल्डिंग में कोई बहुत ही हाई फाई बिल्डिंग है, उसका कोई वायरिंग या ये पाइपलाइन सिस्टम ये बड़ा एक तरतीब से सारा सिस्टम किया गया, तो अगर हमारे यहाँ क्या होता है कि हम कहीं कहीं से पाइप लीक है, दीवार में वो सेम सी आ रही है, तो किसी मिस्त्री को लेकर आएंगे, वो पहले इधर दरी लगाएगा, फिर नीचे, फिर जाकर कहीं उसे पाइप मिलेगा। तो अगर नक्शा मौजूद है, प्रॉपर बना हुआ है, मौजूद है हमारे पास, उसमें लिखा हुआ होगा कि जमीन से इतनी हाइट पे पानी का पाइप जा रहा है, इतनी हाइट पे ये केबल्स वगैरह जा रही है, तो वो फौरन से हमें पता चल जाएगा कितनी हाइट पे पैमाइश करके हम आसानी से उसकी डिटेक्शन कर सकते हैं। तो अगर नक्शा प्रॉपर बना हुआ हमारे पास होगा तो बाद में फ्यूचर में कोई चेंजिंग करनी पड़ जाए तो बहुत ही आसानी हो जाती है। तो इसी तरह अगर इन तमाम स्टेप्स की डॉक्यूमेंटेशन हुई है, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं सारे, तो बाद में फिर हम हर तरह के मसाइल से बच सकते हैं, बाद में फ्यूचर में हमें कोई प्रॉब्लम हमारे सामने नहीं आएगा अगर हम उसमें कोई तब्दीली करना चाहते हैं तो। और अगर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो फ्यूचर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स बन सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक आज कंप्लीट हुआ है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के जो स्टेप्स हैं ये सारे के सारे, ये सिर्फ एक लॉन्ग टॉपिक नहीं है बल्कि इसमें से मैं बता चुका हूँ 5-6 लॉन्ग क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है एल्गोरिथम, और एक फ्लो चार्ट का टॉपिक है। एल्गोरिथम की डेफिनेशन आएगी, कुछ एग्जांपल्स दी गई है डे टू डे लाइफ से कि ये इस तरह के एल्गोरिथम हो सकते हैं, तो एक आध दिन हम उस पे लगाएंगे और साथ फ्लो चार्ट लॉन्ग क्वेश्चन है 2 दिन उस पे होंगे, तो इंशाल्लाह ये नेक्स्ट 3 लेक्चर्स में हमारा पहला चैप्टर कवर हो जाएगा। तो आपने रीडिंग वाला काम लाजमी साथ साथ करते रहना है और अपने पास डेली बेसिस पे थोड़ा सा टाइम निकालें, 20 से 30 मिनट इन लेक्चर्स को सुने आप, और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो अपने पास, जिस तरह क्लासरूम के अंदर आप नोटबुक्स पे नोट करते रहते हैं, इसी तरह नोट करते जाएं। तो कल इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर